India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल न्यायिक अधिकारियों हमला मामले पर प्रशासनिक प्रतिक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी। कोर्ट ने कहा बेहद निराश है कि संकट के दौरान मुख्य सचिव कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की पहुंच से बाहर रहे। व्हाट्सएप सुविधा वाला कोई मोबाइल नंबर साझा भी नहीं किया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया। केस के संदर्भ में बीजेपी विधायक न्यायाधीश से संपर्क करने की कोशिश की गई थी। आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज करने का निर्देश। एफआईआर में मंत्री के नाम के आगे माननीय लिखने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस से मांगा स्पष्टीकरण। रहा एफआईआर में केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे सम्मानजनक शब्द नहीं हो, पुलिस को प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम से हथियारों की मांगी जानकारी। कहा सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन चिंताजनक। डीएम से हथियारों के लाइसेंस और अपराध इतिहास मांगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर प्रशासनिक प्रतिक्रिया पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह बेहद निराश हैं कि संकट के दौरान राज्य के मुख्य सचिव कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की पहुंच से बाहर रहे। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्होंने संचार को संभव बनाने के लिए व्हाट्सएप सुविधा वाला कोई मोबाइल नंबर साझा नहीं किया था। कोर्ट राज्य में मतदाता सूचियों के एसआईआर से संबंधित कार्य के लिए तैनात न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा से जुड़े एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया कि मालदा जिले के कालियाचक इलाके में बीडीओ कार्यालय में दोपहर करीब 3:30 बजे असामाजिक तत्वों द्वारा 7 न्यायिक अधिकारियों, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं, उनका घेराव किया गया। पीठ ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के अधिकारियों द्वारा मांगे गए तत्काल हस्तक्षेप पर रात करीब 8:30 बजे तक स्पष्ट निष्क्रियता ही देखने को मिली। संकट के दौरान मुख्य सचिव से संपर्क नहीं हो पाया। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से प्राप्त संदेश का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से इस बात को रेखांकित किया कि इस उभरते हुए आपातकाल के दौरान राज्य के शीर्ष नौकरशाह तक पहुंच पाना संभव नहीं हो पाया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि चीफ जस्टिस के पत्र से ये जानकर उसे बेहद निराशा हुई कि मुख्य सचिव से संपर्क नहीं किया जा सका, क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप सुविधा वाला कोई मोबाइल नंबर साझा नहीं किया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक अत्यंत महत्वपूर्ण समय पर संचार पूरी तरह से बाधित हो गया। कोर्ट ने अपने संदेश में दर्ज किया, हम माननीय चीफ जस्टिस के डीओ पत्र से ये जानकर भी बेहद निराश हैं कि राज्य के मुख्य सचिव से संपर्क नहीं किया जा सका, क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप सुविधा वाला कोई मोबाइल नंबर साझा नहीं किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन तक कोई भी संदेश नहीं पहुंचाया जा सका। पीठ ने मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के आचरण को अत्यंत निंदनीय करार दिया। साथ ही पीठ ने इन अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्पष्टीकरण दें कि घेराव की सूचना मिलने के बाद तत्काल प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए गए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष वर्चुअली उपस्थित रहें।
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि यद्यपि अदालतें आमतौर पर कारण बताओ नोटिस यानी कि एससीएन को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करती हैं, फिर भी ये सिद्धांत पूर्ण नहीं है और असाधारण परिस्थितियों में नोटिस के चरण पर हस्तक्षेप की अनुमति है। अदालत ने टिप्पणी की कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा का सहारा तब तक लिया जा सकता है जब कारण बताओ नोटिस में ऐसी मौलिक कानूनी कमियां हों जिनके परिणाम स्वरूप स्पष्ट अन्याय हो सकता है। अदालत ने कहा कि भले सामान्य नियम कारण बताओ नोटिसों को चुनौती देने को हतोत्साहित करता है, फिर भी हाई कोर्ट्स को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है जहां नोटिस में अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट कमी हो, उसमें बिना सोचे समझे काम करने की झलक हो, उसे पहले से तय या सुनियोजित दृष्टिकोण के साथ जारी किया गया हो, वह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो या वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता हो। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने टिप्पणी की। इस अदालत ने लगातार ये माना कि यद्यपि आमतौर पर कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता, फिर भी ये प्रस्ताव कोई अटल नियम नहीं है। कारण बताओ नोटिस के चरण पर हस्तक्षेप की अनुमति असाधारण परिस्थितियों में है, जैसे कि जहां नोटिस में अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट कमी हो, उसमें बिना सोचे समझे काम करने की झलक हो, उसे पहले से तय या सुनियोजित दृष्टिकोण के साथ जारी किया गया हो, वो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो या उसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता हो। ऐसी स्थितियों में हाई कोर्ट स्पष्ट अन्याय को रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में उचित होगा। ये कानून की प्रक्रिया या दुरुपयोग करते हुए जारी किया जाता है तो निश्चित रूप से ऐसे मामले में रिट अदालत कारण बताओ नोटिस जारी होने के चरण पर भी हस्तक्षेप करने में संकोच नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया है कि किसी अनुबंध की समाप्ति अपने आप किसी ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का आधार नहीं बनती। ब्लैकलिस्टिंग के लिए अलग से विचार, स्वतंत्र निर्णय और उचित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। न्यायमूर्ति जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया जिसमें अनुबंध समाप्ति के साथ साथ ब्लैकलिस्टिंग को भी सही ठहराया गया था। ये मामला पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा एक ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ा था जिस पर निर्माण में गंभीर खामियों के कारण एक संरचना के गिरने का आरोप था। न्यायालय ने माना कि अनुबंध समाप्त करना उचित था क्योंकि जांच रिपोर्टों में निर्माण गुणवत्ता में कमी और स्वीकृत डिजाइन से विचलन पाया गया। हालांकि ब्लैकलिस्टिंग के आदेश को अदालत ने मनमाना और कानून के विरुद्ध बताया। न्यायालय ने कहा कि ब्लैकलिस्टिंग एक गंभीर और दंडनात्मक कार्रवाई है जो ठेकेदार को भविष्य के सरकारी ठेकों से वंचित कर देती है, इसलिए इसे बिना उचित प्रक्रिया के लागू नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि ब्लैकलिस्टिंग के लिए दूसरे पक्ष को सुनने का अधिकार जैसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है। इसके अर्थ है कि संबंधित पक्ष को पहले स्पष्ट रूप से ये बताया जाए कि उसके खिलाफ ब्लैकलिस्टिंग का प्रस्ताव है और उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाए। इस मामले में विभाग ने 4 जून 2024 को एक शो कॉज नोटिस जारी किया था, लेकिन अदालत ने पाया कि ये नोटिस केवल अनुबंध समाप्ति से संबंधित था, न कि ब्लैकलिस्टिंग के लिए। इसके बाद 23 अगस्त 2024 को विभाग ने अनुबंध समाप्त करने के साथ साथ ठेकेदार को 5 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट भी कर दिया। अदालत ने कहा कि ये प्रक्रिया दोषपूर्ण थी क्योंकि ब्लैकलिस्टिंग के लिए अलग से कोई स्पष्ट नोटिस नहीं दिया गया और न ही इस पर स्वतंत्र रूप से विचार किया गया। न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुबंध समाप्ति और ब्लैकलिस्टिंग 2 अलग-अलग निर्णय हैं। केवल अनुबंध समाप्त करने से यह स्वतः नहीं माना जा सकता कि ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट भी किया जाए। ब्लैकलिस्टिंग का निर्णय लेने से पहले प्राधिकरण को यह दिखाना होगा कि उसने तथ्यों पर स्वतंत्र रूप से विचार किया है और ये निर्णय उचित कारणों पर आधारित है। अदालत ने UMC टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के फैसले का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि ब्लैकलिस्टिंग से पहले स्पष्ट और विशिष्ट नोटिस देना आवश्यक है। अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने अनुबंध समाप्ति को वैध माना, लेकिन ब्लैकलिस्टिंग के आदेश को अवैध, मनमाना और अनुचित बताते हुए तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया। आइए अब हम इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि अनुबंध को कब खत्म किया जा सकता है। दोस्तों,
क्या आप जानते हैं कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट कब टर्मिनेट किया जा सकता है? चलिए समझते हैं सिंपल टर्म्स में। जनरली कॉन्ट्रैक्ट तब टर्मिनेट किया जा सकता है जब किसी पार्टी ने मटेरियल ब्रीच किया हो, जैसे टर्म्स का वायलेशन, डिले या नॉन परफॉर्मेंस। इसके अलावा म्यूचुअल कंसेंट से भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है। कभी कभी फोर्स मेजॉर सिचुएशंस जैसे नेचुरल डिजास्टर्स भी टर्मिनेशन का वैलिड रीजन बन सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक टर्मिनेशन क्लॉज दिया हो तो उसके अकॉर्डिंग भी एग्रीमेंट एंड किया जा सकता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने का मतलब ये नहीं होता कि पार्टी को ऑटोमेटिकली ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मेसर्स एकेसी कंस्ट्रक्शन वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड केस में क्लियरली ऑब्जर्व किया है कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन पर ब्लैकलिस्टिंग ऑटोमेटिक नहीं होती, बल्कि अथॉरिटीज को इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड दिखाना होगा और प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होगा। इसका मतलब है फेयरनेस और नेचुरल जस्टिस का ध्यान रखना जरूरी है ताकि डिसीजन बैलेंस्ड और जस्टिफाइड हो। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। अब बात करेंगे अगली सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि किसी उच्च पद पर कार्यरत को उसी कदाचार के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के समान हल्की सजा पाने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पद जितना ऊंचा होता है उतनी ही अधिक जिम्मेदारी और जवाबदेही भी होती है, इसलिए सजा में अंतर उचित हो सकता है। ये मामला पंजाब एंड सिंध बैंक के एक वरिष्ठ प्रबंधक से संबंधित था, जिसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उस समय पर आरोप था कि उसने एक अधीनस्थ बैंक अधिकारी और एक गनमैन के साथ मिलकर ग्राहकों के पैसे का गबन किया और बैंक के रिकॉर्ड में हेराफेरी की। न्यायमूर्ति जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने बैंक की अपील को स्वीकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने पहले बर्खास्तगी की सजा को बदलकर अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया था, ये कहते हुए कि समान आरोपों में सह अभियुक्त कर्मचारियों को हल्की सजा दी गई थी, इसलिए समानता के आधार पर वरिष्ठ प्रबंधक को भी राहत मिलनी चाहिए। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को गलत ठहराया। अदालत ने कहा कि समानता का सिद्धांत केवल उन लोगों पर लागू होता है जो समान परिस्थितियों में हो। यहाँ वरिष्ठ प्रबंधक का पद, अधिकार और जिम्मेदारियां अधीनस्थ कर्मचारियों से कहीं अधिक थी। उसका कर्तव्य न केवल स्वयं नियमों का पालन करना था, बल्कि अपने अधीन कर्मचारियों की निगरानी करना भी था। न्यायालय ने यह भी कहा कि जितनी अधिक शक्ति और अधिकार उतनी अधिक जवाबदेही, इसलिए वरिष्ठ अधिकारी का अपराध अधिक गंभीर माना जाएगा। सह अभियुक्त कर्मचारियों के पास सीमित अधिकार थे, इसलिए उनकी सजा कम होना स्वाभाविक था और उन्हें वरिष्ठ प्रबंधक के बराबर नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा दी गई सजा में अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि वह पूरी तरह से मनमानी या अव्यावहारिक न हो। इस मामले में सजा न तो असंगत थी और न ही अनुचित, इसलिए इसमें बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं था। पृष्ठभूमि में संबंधित अधिकारियों ने लगभग 37 वर्षों की सेवा के दौरान अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अधीनस्थों के साथ मिलकर ग्राहकों के धन का गबन किया, जहां से अभियुक्तों को वेतन में कटौती और अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसी हल्की सजा दी गई। वहीं वरिष्ठ प्रबंधक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा समानता के आधार पर सजा कम करना गलत था। अदालत ने माना कि वरिष्ठ प्रबंधक की बर्खास्तगी उचित, न्याय संगत और कानून के अनुरूप है और इसमें किसी प्रकार की त्रुटि या पक्षपात नहीं है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायक संजय पाठक के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। पाठक पर आरोप है कि उन्होंने एक न्यायाधीश से संपर्क करने की कोशिश की थी, जो एक अवैध खनन मामले की सुनवाई कर रहे थे। ये मामला तब सामने आया जब न्यायाधीश विशाल मिश्रा ने सितंबर 2025 में एक आदेश में कहा कि पाठक ने उनसे फोन पर संपर्क करने की कोशिश की थी। इसके बाद न्यायाधीश मिश्रा ने मामले से खुद को अलग कर लिया था। अब मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायाधीश विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने पाठक के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पाठक का व्यवहार अदालत की अवमानना के समान हो सकता है। ये मामला आशुतोष दीक्षित द्वारा दायर एक याचिका पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पाठक और उनकी कंपनियां अवैध खनन में शामिल हैं। दीक्षित ने आरोप लगाया था कि आर्थिक अपराध शाखा ने मामले में कार्रवाई नहीं की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस से एक केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे माननीय या श्री नहीं लिखने पर स्पष्टीकरण मांगा है।
ये मामला एक एफआईआर से जुड़ा है जिसमें केंद्रीय मंत्री का नाम है, लेकिन वे आरोपी नहीं है। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की डिवीजन बेंच ने राज्य के गृह सचिव से पूछा है कि एफआईआर में केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे सम्मानजनक शब्द क्यों नहीं लिखे गए। कोर्ट ने कहा कि अगर शिकायतकर्ता ने भी ऐसा नहीं किया था तो भी पुलिस को प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था। ये मामला एक याचिका से जुड़ा है जिसमें एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। आरोप है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से नौकरी दिलाने के नाम पर 80 लाख रुपए लिए और बाद में पैसे नहीं लौटाए और जान से मारने की धमकी दी। केंद्रीय मंत्री का नाम एफआईआर में है, लेकिन वे आरोपी नहीं है। कोर्ट ने 6 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया। इससे पहले हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस को एक ट्रायल कोर्ट को नीचे की अदालत कहने पर भी सवाल उठाया था। एक मामले में कुशीनगर के एसपी ने एक हलफनामे में लिखा था कि नीचे की अदालत ने अपराध को संज्ञान में लिया। जस्टिस हरवीर सिंह ने पुलिस अधिकारी से अपने शब्दों का स्पष्टीकरण देने को कहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि किसी राज्य के राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत दोषियों की सजा में राहत या समय से पहले रिहाई के मामलों में राज्य मंत्री परिषद की सलाह का पालन करना अनिवार्य है। राज्यपाल इन मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेकर मंत्री परिषद की सिफारिश को अस्वीकार नहीं कर सकते। ये फैसला न्यायमूर्ति एडी जगदीश चंद्रा, जेके इलेंथ्रियन और सुंदर मोहन की पूर्ण पीठ ने दिया। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि राज्यपाल चाहे उस सलाह से सहमत हो या नहीं, वे उसे मानने के लिए बाध्य हैं। न्यायालय ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में राज्यपाल मंत्रिपरिषद के निर्णय से अलग राय लेकर उसे बदल या खारिज नहीं कर सकते। ये निर्णय उन याचिकाओं के समूह पर सुनवाई के दौरान आया जिनमें आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की समय पूर्व रिहाई को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी दिए जाने के बावजूद राज्यपाल द्वारा अस्वीकार या लंबित रखे जाने को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि जब मंत्रिपरिषद ने रिहाई की सिफारिश कर दी है तो राज्यपाल को उसे लागू करना ही होगा। इस मामले में पहले विभिन्न फैसलों में विरोधाभास देखने को मिला था कि क्या राज्यपाल को ऐसे मामलों में विवेकाधिकार प्राप्त है या नहीं। इसी कारण इस प्रश्न को पूर्ण पीठ के समक्ष विचार के लिए भेजा गया। अदालत ने मुख्य प्रश्न तय किए कि क्या अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं या और यदि हाँ तो क्या उनके पास कोई सीमित विवेकाधिकार बचता है। इस पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है और इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और उन्हें निर्वाचित सरकार की सलाह पर ही काम करना होता है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि राज्यपाल के पास सजा में राहत या समय पूर्व रिहाई के मामलों में कोई स्वतंत्र विवेकाधिकार नहीं है। उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करना ही होगा। यदि किसी को ऐसे निर्णय से आपत्ति है तो उसका समाधान न्यायिक समीक्षा के माध्यम से संवैधानिक अदालतों में किया जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के डीएम से निजी हथियारों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन पर चिंता जताई है, जहां इसे शक्ति और प्रभाव दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जस्टिस विनोद दिवाकर ने कहा कि हथियारों का अनियंत्रित उपयोग समाज के लिए खतरा है और लेंसिंग व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि केवल योग्य व्यक्ति हथियार रख सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में हथियारों को शक्ति और प्रभाव का प्रतीक माना जाता है, जिससे डर का माहौल बनता है। सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन भी एक समस्या है, जहां लोग इसे अपनी ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोर्ट ने डीएम से हथियारों के लाइसेंस, अपराध इतिहास और परिवार के सदस्यों के हथियारों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि ये जानकारी पुलिस स्टेशन वार और जिलेवार प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या राज्य सरकार ने हथियारों के लाइसेंस के लिए कोई डेटाबेस तैयार किया है और क्या नियमों का पालन किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि हथियारों के लाइसेंस के मामलों में देरी नहीं होनी चाहिए और अपीलों का निपटारा समय पर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने भदोही के डीएम से एक मामले में देरी के कारणों का स्पष्टीकरण देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि हथियारों के लाइसेंस के मामले में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वो हथियारों के लाइसेंस के लिए एक नीति बनाए जिससे जिलाधिकारी को निर्णय लेने में मदद मिल सके। कोर्ट ने कहा कि हथियारों का उपयोग केवल आत्मरक्षा के लिए किया जाना चाहिए, न कि शक्ति दिखाने के लिए। कोर्ट ने लोगों से अपील की है कि वे हथियारों का उपयोग जिम्मेदारी से करें और कानून का पालन करें। फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.